गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज पुनः हम सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल मैथ्सेबल पर उपस्थित हैं। आज उसी विगत ट्रिग्नोमेट्री की टॉपिक नंबर 3 जो कि होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल्स को एज ए कॉन्सेप्चुअल हम लोग इसका डिस्कस करेंगे आज। कि पीछे की जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थी वो आपने देखा, जस्ट उसके बाद था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसको भी आपने देखा। लेकिन आज की टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। जरा गौर कीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल्स, इट मीन्स क्या कहने का तात्पर्य है, यानी कुछ स्पेशल एंगल से इतर भी होता है क्या? जी, मैं बताना चाहूंगा, सभी बच्चे लोग परिचित हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मिलती है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, जिसमें कि कुछ साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक को 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे करके कुछ मान दिए गए होते हैं, जिसको लर्न करने पड़ते हैं, याद रखने पड़ते हैं। बट मेरा प्रयास है, आप खुद सोच सकते हैं कि 0, 30, 45, 60 एंड 90 ये टोटल 5 हो गए, और यूं अगर हम अप टू डाउन चलें तो उसमें साइन, कॉस, टैन से कोसेक, कॉट करके 6 हो गए, और 6, 5 जा 30 होता है, यानी कुल टोटल मिलाकर के 30 मान होंगे, 30 वैल्यू होगी। आप सोच सकते हैं किसी बच्चे को कह दिया जाए कि ये 30 वैल्यू तुमको लर्न कर लेनी है, किसका किसमें कितना होता है, ये सोचिए कितना टफ काम है। वो पूरा 10th निकल जाता है, उसके बाद भी उसके वैल्यूज में कहीं ना कहीं वो भूलता रहता है। तो पहले तो हमारी प्रयास है कि विदाउट लर्न, इस टॉपिक में कोई भी लर्न की जगह नहीं है। इस हिसाब से मैंने अपने कंटेंट को सेटअप करने का प्रयास किया है। आइए हम चलते हैं अपने मूल टॉपिक पर। तो हाँ, आते हैं टॉपिक पर। वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बच्चे देखते हैं, मैं बताना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो वैल्यू जो टेबल के अंदर सेटअप की गई होती है, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ उतना ही हमें जानना है। मैं बताना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो वैल्यू होती है वो अक्सर 3 तरह से आपके ट्रिग्नोमेट्री में रखी गई है। वो एक जो वैल्यू होती है, वो किसी भी बुक सेंटर पर जाएंगे आप और बोलेंगे कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बुक दे दीजिए, तो वो एक पतली सी 10 पेज की या 8 पेज की पतली सी बुक देंगे, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स जैसे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1.5 डिग्री, 3, 4, 5, हाफ पास्ट 4, यानी जितना कहेंगे सारे की वैल्यूज उसमें रखी गई होती है। वो नॉन स्पेशल हो गया, यानी जो अभी स्पेशल की बात करने जा रहे हैं, स्पेशल से वो अलग हो गया। तो वो सर कब प्रयोग में लाई जाती है? उसकी भी प्रयोग होती है जब हम मैट्रिक अपर 11, 12 में चले जाते हैं, तो अक्सर फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह में उसमें साइन 11 डिग्री की वैल्यू, साइन में 10 में 12 डिग्री की वैल्यू वगैरह वगैरह। बट एक प्लस पॉइंट है कि उस तरह की जब उस बुक से जो वैल्यूज होती हैं, अक्सर क्वेश्चन में नीचे हिंट्स के रूप में ब्रैकेट में लिख दिया गया होता है वो वैल्यू। इसका मतलब कि तब उसको याद करने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल सही समझा आपने। एक वो हो गया जो मैंने बुक सेंटर पर कहा, और एक दूसरी हो गई जिसको आज हम लोग लेकर के उपस्थित हैं, जिसको नाम दिया स्पेशल एंगल्स। वो स्पेशल एंगल्स प्राइमरी स्टेज पर 5 ही होती हैं। वो है 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये टोटल 5 वैल्यूज हैं जिसको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे आपके कहने से ये स्पेशल नहीं होती हैं। जब बुक का कंटेंट रेडी हुआ है, उस समय इसको स्पेशल कैटेगरी दी गई है। इसी का ध्यान में रख करके हमारे एक्सरसाइज का कंटेंट तैयार किया जाता है। अतः इसमें हम अपने स्तर से कोई छेड़छाड़ ना करें। तो ये जो मैंने 5 वैल्यूज लिख रखी है पहले से, मैंने 0, 30, 45, 60 एंड 90, इन 5 वैल्यूज का जिसका कैटेगरी स्पेशल है। और एक तो मैंने बताना आपको मिस कर रहा हूं, मैंने कहा था कि ये टेबल के अंतर्गत आने वाले जो मान देख रहे हैं, इस तरह के 3 मान आपको अध्ययन करने होते हैं, स्टडी करने पड़ते हैं। एक जो कि मैंने बुक सेंटर में बताई,
और दूसरा जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और तीसरा जस्ट इसके बाद वाले टॉपिक में मिलेगा, वो होगा सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहता है, और उस कंप्लीमेंट्री एंगल्स का भी ध्यान रख करके एक एक्सरसाइज बनाई गई होती है। तो बट हमारा जस्ट इसके अगला जो टॉपिक होगा उसी पर होगा, और एक जो टॉपिक है वो सामने है, और एक जो टॉपिक जो मैंने बुक सेंटर में बताया। इसका मतलब कि 3 तरह की वैल्यूओं की अध्ययन हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर करते हैं, जिसमें नंबर 1 हमने सामने रखी है। अब मैं बताना चाहूंगा कि ये 0, 30, 45, 60 और 90 ये जो 5 वैल्यूज हैं, इसका भी स्टडी हम 2 तरीके से कंटेंट रेडी करे हैं। वो कैसे सर? तो एक तो मैं ज्योमेट्रिकली इंटरफेरेंस रखा है, यानी ज्योमेट्रिकली इसको हम डेराइव करेंगे कि आखिर साइन में 30 की वैल्यू 1/2 कैसे, हाउ, कहां से आ गई, अगर आई तो उसका प्रोसेस क्या है। अक्सर मैं देखता हूं, एक वाक्य में बताना चाहूंगा, आपसे शेयर करूं कि अक्सर एग्जामिनेशन के मैथ्स के पेपर में, बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर वगैरह में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30। पता क्या करते हैं बच्चे? 1/2 लिख करके चले आते हैं। सही है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, बट उसके बगल में जस्ट मार्क्स लगे होते हैं कि किस क्वेश्चन पे कितना मार्क्स मिलना है। तो उसके मार्क्स देखने से आइडिया बन जाती है कि हमें साइन 30 इक्वल टू 1/2 ही नहीं बतानी थी, साइन 30 इक्वल टू 1/2 हाउ ये डिस्क्राइब करना था। और वो डिस्क्राइब ही आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसी डिस्क्राइब करते हुए इस 5 वैल्यूज की, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों में अगर मैं इसको कोरिलेट करूं तो टोटल मिलाकर के 30 वैल्यू हुई, जिसका हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। अब बहुत सिंपल तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि अगर 10 बच्चे क्लास में होते हैं तो इसे इग्नोर करने वाले 8 बच्चे मिलते हैं, 2 बच्चे इसको पसंद करते हैं, जबकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। कैसे होगा सर? बात करते हैं। चूंकि यहां पर कुछ भी नहीं दिया गया है, कुछ भी आपको पता नहीं है, आपसे मांग दिया गया कि साइन 30 की वैल्यू बताओ। वो सर कुछ तो बताइए सर। आप तो सर कहा करते थे कि कभी भी कोई क्वेश्चन का सलूशन नोन से अननोन, तो यहां तो साइन 30 इक्वल टू जो 1/2 हाउ जा क्वेश्चन आपने करी, इसमें नोन क्या है सर? कुछ तो बताओ। नोन कुछ भी नहीं है। मींस इसको कहते हैं नेचुरल फिनोमेना। डेरिवेशन जो होती है बहुत ही यूनिक टॉपिक होता है। क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन का जवाब देना वो एक अलग विषय हो गया। क्वेश्चन उसके बोलते समय कुछ उसमें डेटा बच्चों को मिल जाती है, लेकिन डेरिवेशन में कोई डेटा नहीं मिलती है। उसका जो बेसिक होता है ना, बेसिक पोर्शन, उसको भी खुद से ही तैयार करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं क्रिएटिव। तो कैसे ज्ञात करेंगे साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू? चूंकि मैं अपने इस डेरिवेशन को 3 पार्ट्स में डिवीजन कर दिया, इसको जो स्पेशल एंगल्स हैं जिसको हम ज्योमेट्रिकली डेरिवेशन करने जा रहे हैं, इसको हम 3 पार्ट में डिवीजन रखा है। एक 30-60 को रख दिया एक पार्ट में, 45 को रखा सिर्फ दूसरे पार्ट में, और 0 एंड 90 डिग्री को रखा तीसरे पार्ट में। तो अभी हम आप मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ 30 एंड 60 डिग्री की। तो अगर साइन में 30 और साइन में 60 की वैल्यू पता करनी होती तो आपके दिमाग में क्या आता? तो कुछ बच्चों की तरफ से हल्का आइडिया बन सकती है, पीछे की जानकारी जो मिली थी कि साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है सर। ओ, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। इसका मतलब कि किसी एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल का फ्रेम उस बच्चे के दिमाग में बनने लगा जिसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री प्राप्त नहीं करना है, नेचुरली होता हो। क्या कोई ऐसा ट्रायंगल आपके दिमाग में आ रही है क्या? ट्रायंगल जो नेचुरली 30 और 60 को अपने नेचर में रखती हो, वो ट्रायंगल।
ओ हाँ सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा होता है जिसका ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। और यदि सर उस ट्रायंगल की किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड को अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो वर्टेक्स एंगल जो 60 डिग्री का होगा वो 2 इक्वल पार्ट्स 30-30 में डिवीजन हो जाएगा। ओ, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों ही यानी 30 एंड 60 डिग्री दोनों के लिए एलिजिबल है, योग्य है। क्योंकि बच्चा जैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम लेगा उसके दिमाग में आएगा कि सर आपने तो कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो राइट एंगल ट्रायंगल पर डिस्कस होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो राइट एंगल नहीं होता है। बट मैंने क्या कहा कि उसके एक वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड्स पर अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो फिर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल 2 राइट एंगल में डिवीजन हो जाता है, फिर वो एक्सेप्टेबल हो जाता है हमारे ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ओ, इसका मतलब कि इतनी सारी बातें नेचुरली दिमाग में हमको पहले स्टोर करना होगा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जैसा कि पता है उसके नेचर में है तो उसकी सारी साइड सेम होती हैं और सारे एंगल्स भी 60-60-60 के होते हैं। तो फिर अब क्या देर, आते हैं। हमने अपना बेसिक जो लाइन होती है वो सेटअप कर रखा है, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी 30 और 60 डिग्री का खोज इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंतर्गत होगा। आइए हम देखिए आपके सामने रखे हैं एक ट्रायंगल हमने बना रखी है जिसका नाम ABC दिया है। जिस ट्रायंगल ABC के प्रत्येक साइड का मेजर हमने स्मॉल ए रखा है, जैसा कि हमने यहां लिखा भी है, लेट AB इक्वल टू साइड BC इक्वल टू साइड AC इज इक्वल टू स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या है सर? उसके सारे साइड्स का एक मेजर हमने मान लिया, स्मॉल ए यूनिट, ताकि हम उस पर अपनी आगे की कैलकुलेशन जारी रखें। और जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक इसके एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 60-60-60, न इसको देने की जरूरत है न किसी से लेने की जरूरत है, वो 60 सर उसके ट्रायंगल के अंदर होता है। लेकिन जैसे ही मैंने AM ड्रॉ किया BC पर एक परपेंडिकुलर लाइन, वो M पॉइंट इस BC का मिड पॉइंट बन गया और जो साइड BC टोटल मेजर A था वो 2 पार्ट में डिवीजन होकर A/2 बन गया है। ये तो रहा नेचुरली बात, लेकिन गौर करने वाली बात है इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सारे जगह हमने मेजर कर दी, सारे एंगल्स भी कंफर्म कर दिया। ये 30 हो जाएगा, ये 30, क्योंकि टोटल 60 था उसको 2 इक्वल पार्ट्स किया इस परपेंडिकुलर लाइन AM ने। ये भी 60, ये भी 60, सारे साइड A है, ये A/2, ये A/2। लेकिन गौर कीजिए AM की तो लंबाई आपने निकाली ही नहीं। AM जो आपके द्वारा ड्रॉ किया गया उसमें परपेंडिकुलर लाइन AM, तो सर उसका क्या करेंगे? तो यहां तो 90 डिग्री बना है ना, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका, तो उसमें पाइथागोरस जी को बुला लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर को वहां अप्लाई कर लीजिए, उसमें आपकी AM की लेंथ भी कंफर्म हो जाएगी। तो आइए मैं देखता हूं इन ट्रायंगल ABM, कोई बच्चा चाहे तो ABM की जगह ACM भी बोल सकता है, बिकॉज दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ABM बाई PGT हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखता हूं हाइपोटेन्यूज तो AB बन गई ना, तो AB का मेजर कितना था? स्मॉल ए का होल स्क्वायर, एंड दैट परपेंडिकुलर क्या थी? AM, तो AM का स्क्वायर एंड प्लस A/2 का स्क्वायर। AM को मैंने AM इसलिए लिखा क्योंकि AM ही तो मुझे पता करना था, और बाकी बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू थी तो मैंने उसकी वैल्यूज को इनपुट कर लिया। अब देखिए यहां पर हमने A स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर का मतलब A का भी स्क्वायर है और नीचे बाई अपॉन 2 है उसका भी स्क्वायर है, यानी यहां मिल गया अब आपका। अब AM स्क्वायर को इधर मैंने रख, इसी साइड रखते हुए A/2 के होल स्क्वायर को A स्क्वायर की तरफ मैंने इक्वेट कर दिया है। यहां थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा आपको ना, क्या अजीब सा लग रहा होगा? क्योंकि बच्चे 10th में आए हैं, वो सोच रहे होंगे सर कह रहे हैं कि AM स्क्वायर को मैंने वहीं रखा है और A/2 के होल स्क्वायर को इक्वेट कर दिया, तो AM तो इधर दिखाई देने लगा। गौर करने वाली बात है, यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको
कि एम को यदि इधर ही मैंने रखा, a बाई टू को उधर लेके गया तो a स्क्वायर के साथ ये क्या दिखेगा, माइनस में दिखेगा। अब उस टोटल को मैंने राइट कर दिया और एम को यदि लेफ्ट कर दिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। फुल लेफ्ट राइट में, फुल राइट लेफ्ट में अगर हो जाता हो तो उसके साइन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, जो साइन होती है वही साइन बनी रहती है। अब समझ आ गया होगा। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई जब 4 करेंगे तो यहां एलसीएम लेकर के 4 हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट मिला कितना, 3a स्क्वायर बाई 4। 3a स्क्वायर बाई 4 कैसे मिल गया सर जी? यहां पर मैं यहां पर थोड़ा सा साइड में बताना चाहूंगा आपको। यहां पर लिखा गया है a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। गौर करिएगा, जब हम छोटे थे ना तो ऐसे करते थे, ए स्क्वायर अपान में 1, उसके बाद फिर एलसीएम लेते थे और एलसीएम लेने के बाद फिर 1 से 4 में डिवीजन करते थे और उससे जितना आता था ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करके यहां पर क्या लिखते थे, 4a स्क्वायर माइनस 4 में 4 की डिवीजन और उसके बाद जो 1 आया तो 1 से a स्क्वायर में मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर। तब जाकर के हम इसका रिजल्ट 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करके 3a स्क्वायर बाई 4 लिखते हैं। लेकिन अब आप थोड़ा बड़े हो गए हैं, यानी कि क्लास 10th में आ चुके हैं। अब आपका सोचने, बोलने सबकी आइडियाज अब बदलती चली जाएगी। वो कैसे सर? यहां से देखिए, 4 से मारिए सीधे डायरेक्ट a स्क्वायर में, 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मारा मैंने 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तब 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस होगा तो कितना होगा, 3a स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख दीजिए ना 3a स्क्वायर। अपॉन में कितना था, 4, तो मैंने 4 लिख दिया। अपॉन 1 लेट किया, देन आफ्टर एलसीएम निकाला, उसके बाद एलसीएम निकालने के बाद फिर हमने वगैरह वगैरह की, उतना करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वो 3a स्क्वायर बाई 4 आया, am स्क्वायर इक्वल टू, और देन आफ्टर am स्क्वायर के बाद am की इक्वल टू करेंगे तो पूरा फुल रूट ओवर में आ जाएगा। अब गौर कीजिए, 3 का रूट नहीं निकलता सर, वो रूट के अंदर ही बंद है। a स्क्वायर सिंगल a बन करके आएगा, मींस a लिखा जाएगा, एंड रूट में ही 4 भी है। ये 4 रूट से बाहर नहीं है, ये पूरा रूट में है, यानी इसका मतलब 4 का रूट स्क्वायर तो 2 इंटू 2 यानी 2 मिल जाएगा। यानी इसका रिजल्ट हमने निकाल लिया, a रूट 3/2 हो गया सर। यानी 30 डिग्री का अगर 6 और 60 डिग्री का 6, यानी टोटल 12 वैल्यू हमने पता कर लिया। 12, 30 में से जो मैंने कह रहा था ना कि 30 वैल्यूज हैं, उसमें से 12 वैल्यूज का हमने निष्कर्ष निकाल लिया। अब यहां पर देखिए, हमने रख लिया sin 60, cos 60, tan 60, cot 60, sec 60, cosec 60। ये किस ट्रायंगल के अंदर? उसी ट्रायंगल के अंदर सर, एबीएम में ही। 60 कहां दिख रहा है? एंगल बी पर सर। आपने क्या लिखा है? sin 60। sin 60 लिखे तो है, लेकिन इसको देख कैसे रहे हैं? sin थीटा। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो p/h। इस 60 डिग्री जिसको थीटा आपने माना, उसके लिए परपेंडिकुलर लाइन कौन होगी? तो am होगी सर। और h हाइपोटेन्यूज कौन होगी? तो ab सर। आगे बच्चा ने लिखा am अपान ab। am की वैल्यू कितना निकाले थे? तो सर क्या सामने लिखा लें, a रूट 3/2। अब आई ab की वैल्यू कितनी है? तो सर a है, a से a कैंसिल हो गया, दैट रूट 3/2। अब आप टेबल के अंदर भी जाके देखेंगे तो साइन के 60 की वैल्यू रूट 3/2 प्राप्त होती है। अब जस्ट लाइक सेम cos 60 को भी मैंने कर लिया b/h। 60 के लिए बेस कौन बनेगा? तो 60 के लिए बेस तो सर bm बनेगा, अपॉन हाइपोटेन्यूज तो ab ही रहेगा। अब bm की वैल्यू कितना है सर? तो bm तो हाफ हो गया था ना सर, पूरे bc का हाफ था bm, यानी a/2 बन गया। a/2 अपॉन a, तो a से a कैंसिल, अब वो हो गया 1/2। अब आते हैं बारी tan 60 की। tan 60 इक्वल टू, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो p/b। p आपका क्या था? तो am, और बेस क्या था? तो bm, तो am अपान bm। am की वैल्यू कितनी थी? a रूट 3/2, और bm की वैल्यू कितनी थी? तो a/2। बाई 2 कैंसिल, a कैंसिल, रूट 3 मिल गया। और आपको तो पता है कि जब साइन कॉस टैन इस 3 की वैल्यू यदि क्लियर हो गई तो शेष 3 का मान जस्ट इसके इनवर्स होता है। यानी जो मैंने 3 यहां करी, उसी 3 को मैं केवल इनवर्स कर दिया। यहां p/h, तो यहां tan 60 यहां है,
P बाई बी, तो यहां देखिए मैंने B बाई P लिख दिया। cos 60 किसका उल्टा होता है? sec 60 का ना। तो फिर यहाँ B बाई H है, तो यहाँ क्या लिखा? H बाई बी। यहाँ BM बाई AB लिखा, तो यहाँ AB बाई BM लिखा, और उनके वैल्यूज को भी रखा, उसके बाद रिजल्ट आ गया। यानी जब हम इन तीन को जब प्राप्त कर लेते हैं तो ये जो तीन होते हैं वो जस्ट उसके अपोजिट होते हैं। इस प्रकार हमने 60 डिग्री का मान कंफर्म कर लिया। अब बारी आती है इसी ट्रायंगल के अंदर 30 डिग्री का मान। तो 30 के लिए भी कोई लेबर नहीं करना है, आप सीधे यहां 30 डिग्री आपने जनरेट कर लिया था। जो वर्टेक्स एंगल ए 60 डिग्री का था, वहां से जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी थी तो उस 60 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन किया था। यह हम पीछे की किसी 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स से ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन उस वर्टेक्स एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और बेस जो साइड बेस होती है उसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि वो 60 डिग्री तो किसमें बदल गया? 30 डिग्री में। अब हम इन ट्रायंगल एबीएम में आते हैं। एबीएम उसी एबीएम ट्रायंगल में, लेकिन थीटा मेरा चेंज हो जाएगा। अब 60 की जगह बजाय हम क्या बोलेंगे? 30 डिग्री पर चले गए। फिर वही लिखा sin 30, cos 30, tan 30। अभी जब तीन को हम कंफर्म कर लेंगे तो ये जो 3 होगा उसका अपोजिट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि sin 30 sin थीटा हुआ, sin थीटा इक्वल टू P बाई H। 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? 30 यहां है, देखिए सर फिगर में 30 डिग्री के सामने BM है, तो परपेंडिकुलर लाइन BM हो गया। और बेस कौन बन जाएगा? तो AM बन जाएगा। सर गौर करने वाली बात है। अभी मैं शुरू से ही बार बार बोलते आ रहा हूं कि AM परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ करी, AM परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, लेकिन जैसे ही मैंने थीटा चेंज किया अपना ट्रिग्नोमेट्री के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, तो वो परपेंडिकुलर लाइन नेम चेंज हो गया। अब वहां हो गया, अब AM था, अब यहां क्या बन गया है? BM। तो परपेंडिकुलर BM अपन हाइपोटेन्यूज AB, BM अपन AB। BM की वैल्यू कितनी है? तो A/2 अपन AB की वैल्यू कितनी है? तो सर स्मॉल है, तो A कैंसिल हो गया, 1/2 रिजल्ट आ गया। ऐसे ही हम cos 30 के लिए B/H, cos थीटा B/H, बेस कौन है? AM, और हाइपोटेन्यूज AB, A√3/2 था AM का मान, और AB का मान A था, A से A कैंसिल हो गया, √3/2 बच गया, वही रिजल्ट हो गया। अब tan 30 की बात कर लूं, P/B, P क्या था सर? परपेंडिकुलर, तो सर BM था, और बेस क्या था सर? AM था सर, तो BM/AM। BM की वैल्यू कितनी थी? तो A/2 थी सर, और AM की वैल्यू तो A√3/2 कैंसिल, और A कैंसिल, बचा सिर्फ 1/√3। और मैंने कहा ही कि जब इस 3 को हमने पता कर लिया तो ये 3 तो प्राप्त हो ही जाते हैं। यानी बाय 3 गेट 6, 3 की खरीद पर 6 आर्टिकल की प्राप्ति हो रही है। हमने मेहनत तो 3 ही के लिए करी, लेकिन ये 3 स्वतः आ जाते हैं, बस इन्वर्स किया मैंने, वो रिजल्ट आ गया। यहां भी मैंने 3 ही पर मेहनत करी, वो 3 तो स्वतः आ गए। यानी टोटल हमने इस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के चुनाव करने के पीछे 12 वैल्यूओं का डेरिवेशन बनाया। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का एक पार्ट समाप्त होता है। अब हम 45 डिग्री पर आ जाते हैं। यहां देखेंगे, अब हम ये देखिए थीटा मैंने 45 लिख रखा है। फिर से मैं बगैर कुछ बताए आपसे जानने का प्रयास करूंगा। फिर यहां मेरी एक नई क्रिएटिविटी, नेचुरल स्पॉट तैयार करना होगा। किसकी वैल्यू हम लोग गेट करने जा रहे हैं? तो 45 डिग्री की। क्या आपके दिमाग में कोई एक ऐसा नेचुरल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें 45 डिग्री मिल जाए? ये मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब एक ऐसा ट्रायंगल का कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए ब्रेन के अंदर, जिसमें कि थीटा आपको 45 मिल जाता हो। (45 डिग्री तो सर अक्सर राइट एंगल ट्रायंगल में ही मिलने की चांस बनती है। एक बच्चे ने कहा। ओ, इसका मतलब बच्चे ने रास्ता पकड़ लिया। थोड़ा सा और करेक्शन करना है उसमें। राइट एंगल ट्रायंगल के साथ एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा, आइसोस्केलेन राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ही बच्चा आइसोस्केलेन राइट एंगल ट्रायंगल बोलता है
ये बात स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल तो कंफर्म है 90 डिग्री होती है। और जैसे ही वो आइसोस्केलेन जोड़ा तो उसकी टू साइड इक्वल हो गई, तो उसके दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे जो एक्यूट होते हैं। और जब किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 है और तीनों एंगल का सम 180 ही होता है, तो रिमेनिंग जो दो एक्यूट एंगल हैं उन दोनों का सम कितना होगा? तो 180 में से सर अकेले जो 90 है उसको माइनस कर लेंगे, 90 डिग्री। अब 90 के टू इक्वल पार्ट्स कर दीजिए, 45 डिग्री। ओ, इसका मतलब जो एक नेचुरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मतलब उसका एक बेसिक जो तैयार करना है वो खुद से तैयार करना है, कहीं से लेना नहीं है। मैंने ये माना, मैंने वो माना, नहीं नहीं, माना नहीं, उसमें नेचुरली होता है वो चीज। तो फिर आप समझ गए होंगे मेरी बात कि हम एक यहां पर आइसोस्केलेन राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। और उस आइसोस्केलेन राइट एंगल ट्रायंगल में, उस आइसोस्केलेन राइट एंगल ट्रायंगल में दो जो एक्यूट एंगल हैं वो 45 डिग्री बन गए। देख रहे हैं आप फिगर में, एक ट्रायंगल एबीसी हमने ले रखा है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें दो साइड को इक्वल बोला, जिसकी मेजर भी हमने लेट कर रखी है स्मॉल ए। ऐसे मैंने स्मॉल ए ले लिया ताकि इसकी कैलकुलेशन हम कर सकेंगे। वैसे इनके नाम पर भी कैलकुलेट किया जा सकता था, साइड नेम पर, बट स्मॉल ए ले लेने से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब स्मॉल ए कह दिया तो इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो नहीं पता है, वो तो हमारे पीजीटी है, पाइथागोरस जी बता देंगे। तो फिर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में, आइसोस्केलेन राइट एंगल ट्रायंगल में, ये 45 शो किया, ये 90 है, इनकी साइड की जो मेजर है वो स्मॉल ए है। अब मैंने पहले क्या किया कि इसकी जो थर्ड साइड है वो पता कर ली बाई पीजीटी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये हाइपोटेन्यूज यहाँ एसी है तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, और स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल स्क्वायर, उसकी वैल्यूज को जब मैंने पुटअप करी तो 2a स्क्वायर मिल गया। अब ये एसी इक्वल टू रूट ओवर 2a स्क्वायर, 2 की तो रूट होती नहीं, मतलब रूट निकलती नहीं, रूट वैल्यू, तो वो रूट में 2 हो गया और a स्क्वायर रूट से बाहर a बन गया। इस प्रकार हमने AC की वैल्यू कंफर्म कर ली जो कि हाइपोटेन्यूज था, बस हो गया। उसके बाद फिर वही कहानी जो मैंने उधर रखी, sin 45, cos 45, tan 45, और जैसे ही इस 3 को कंफर्म करेंगे नेक्स्ट 3 तो वो फ्री में मिलता है, यानी 3 खरीदो 6 पाओ, यानी इस 3 को डाटा हम तैयार करेंगे, जो नेक्स्ट 3 है वो इसका बस इन्वर्स करो, वो रेडी हो जाता है। तो sin 45 लिखा, sin 45 पढ़ा sin थीटा, क्या होता है sin थीटा इक्वल टू, तो सर P बाई एच। इस थीटा 45 डिग्री के लिए P कौन है? परपेंडिकुलर, तो सर AB होगा सर। हाइपोटेन्यूज तो सर AC होगा सर। AB की मेजर कितनी है? तो सर स्मॉल ए। AC की मेजर कितना निकाला सर? अभी निकाला A√2 सर। ए कैंसिल, 1/√2 वैल्यू हो गई। कोई बच्चे के दिमाग में चल रहा हो कि सर 45 इसी को 45 को क्यों माना, क्यों नहीं इस 45 को? आप मान लो दोनों की वैल्यू सेम है, आप चाहो तो उस 45 को भी लेकर के अगर करते हैं तो हमारे यहां कोई चेंज नहीं होगा, वैल्यू सब सेम ही आएंगी। इसलिए आप इसमें कंफ्यूजन में ना रहे, ये 45 ले, एंगल सी के 45 ले, या एंगल ए के 45 ले, दोनों बात एक ही जगह होगी। अब cos 45 पे आते हैं। cos 45, cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच। ओ, बी बाई एच, तो 45 के लिए बेस कौन होगा सर? तो बेस तो सर बीसी होगा सर, अपन हाइपोटेन्यूज एसी होगा सर। बीसी की वैल्यू ए है सर, और एसी की वैल्यू A√2, ए कैंसिल, 1/√2। tan 45 आता है, tan 45 लिखा, लेकिन बच्चा क्या बोलता? tan थीटा क्या होता है? P बाई बी। P बाई बी, P क्या है? परपेंडिकुलर लाइन, तो सर AB है, और बेस क्या है सर? तो BC है। तो AB की मेजर कितनी है? वहां A है, और BC की मेजर A ही है सर। तो A कट गया, कितना मिला? 1। आप टेबल में जाके देख सकते हैं, tan में 45 की वैल्यू 1 ही आती है, और sin में 45 1/√2 ही होती है। यानी ये जितनी वैल्यूज निकाली गई हैं, ये सारी वैल्यूज को एक टेबल में दे दिया जाता है, बच्चों को लर्न करो, बट लर्न ना करो, उसको एक गुड एक्टिविटी के साथ जोड़ो। जैसे ही हम उसको एक्टिविटी में लाएंगे, तुरंत मेरा लर्न वाला जो स्टेज है वो समाप्त हो जाता है। नो लर्न, वो फिट हो गया यार, मेरे ब्रेन में सेटअप हो गया कैसे कैसे वो वैल्यूज है,
वो याद हो जाता है। तो बताना चाहूंगा कि ये 3 जब मैंने प्राप्त करी तो उसके बाद ये 3 स्वतः मिल जाते हैं, जस्ट उसका इन्वर्स करना होता है। इस तरह से हमने टोटल 6 एंड 6 12 एंड 6 18, याद रखिए मैंने कहा था कितनी वैल्यू थी टोटल, 30 वैल्यू। 30 वैल्यू में कितना वैल्यू मैंने प्राप्त करी, 18 वैल्यूज। कितना शेष बच गया, 12। वो 12 को मैंने एक कैटेगरी में डाला है। मैंने कहा था ना कि टेबल के सारे वैल्यूज 30 वैल्यूज को 3 भागों में मैंने पार्ट कर ली। पहले पार्ट में 30 60 को रखी, सेकेंड पार्ट में 45 को रखी, और थर्ड पार्ट में 0 और 90 को रखेंगे, जो कि अगले वाले वीडियोस में हम उस 0 डिग्री और 90 डिग्री का डिस्कस करेंगे। मुझे बताते हुए खुशी है इस बात का कि हमारे मैक्सिमम बच्चे इन सारे कॉन्सेप्ट से दूर हो जाते हैं, और उसका वजह एक ही है, उसको इस तरीके से न बताना। अब आज उस बच्चे के दिमाग में मैंने एक बात नया डाला, क्या, क्रिएटिव। किसी क्वेश्चन का अगर बेस तैयार करना होगा तो फिर उसका क्रिएटिव कैसे मैटर तैयार करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्रिएटिव के लिए बेहतर होगा। तो कभी भी मैं कहूंगा कि कॉन्सेप्ट से दूर ना जाएं। कॉन्सेप्ट ही टोटल मैथ्स का एक पावर बैंक है। जब तक कॉन्सेप्ट होगा नहीं पावर बैंक, तब तक हम कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी कंपटीशन क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसी का एक हिस्सा 0 90 को लेकर के। और लास्ट में तो पता ही है, अगर आपको आज की भी कक्षा अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।